तो एक ही जीनियस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके ग्रुप डी, एनटीपीसी और लेखपाल के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से एक रणनीति बना के टॉपिक लेके आ रहा हूँ। और उन टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन के आने के चांस बहुत अधिक रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे हर एक टॉपिक को, हर एक वीडियो को बारीकी से समझिएगा और अगर समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ कि जब मेरी वीडियो देखो या पढ़ो इसको या सुनो तो एक कॉपी और पेन साथ रखिएगा, जिससे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप साथ साथ लिखते जाइएगा। चलिए दोस्तों आज हम वीडियो शुरू करते हैं अपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है परमाणु बिजली उत्पादन। देखो परमाणु बिजली उत्पादन होता क्या चीज़ है। हमारे भारत में परमाणु के माध्यम से बिजली को डेवलपमेंट करना, बिजली किन किन जगह किन किन राज्यों में बिजली बनाई जाती है। हमारे भारत में पहले बिजली उत्पादन करने का कोई साधन नहीं था। फिर भारत सरकार ने बिजली उत्पादन करने के लिए अगल जगह एक केंद्र बनाए, उनको बोलते हैं परमाणु बिजली उत्पादन, या इसको बोल सकते हैं परमाणु शक्ति गृह। तो किन किन राज्यों में परमाणु शक्ति गृह या परमाणु बिजली उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं। चलिएगा देखते हैं। इसमें पहला है, अच्छा ये बताइए दोस्तों, अभी कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा परमाणु होता क्या चीज़ है। परमाणु का अर्थ होता है एक भारी नाभिक हो, वो अगर टूट जाए ना तो उसके साथ दो हल्के नाभिक टूटता है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो। आपने देखा होगा अमेरिका ने एक जापान देश पे पहला परमाणु एटम छोड़ा था, जिसके माध्यम से वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। और उसका इफेक्टेड आज तक देखने को मिलता है जापान में, क्यों वह उसमें से एक बहुत सारे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट किरणें निकली थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा वो घातक थी और वो मनुष्य जीव जंतु के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती। उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती जाती थी, उसके साथ उसमें बहुत सारी ऊर्जा निकली। तो यही था परमाणु बिजली उत्पादन। इस परमाणु क्या है, ऊर्जा निकालने का एक बहुत बड़ा साधन है, जिसके माध्यम से हम बिजली को डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिजली को बना सकते हैं। चलिए दोस्तों इनके बारे में अच्छे से आपको बताऊँगा, समझाऊँगा अभी, तो ध्यानपूर्वक लिखिएगा। और बताने के साथ साथ एक और अच्छी चीज़ बताऊंगा, इनको याद करने का तरीका ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि ये बच्चों को एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती हैं। ज़्यादा नहीं है, 6 या 7 होंगे परमाणु ऊर्जा केंद्र, और जिस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों के ट्रिक के साथ इन चीज़ों को मैं याद कराऊंगा और समझाऊंगा भी, और आज आपको याद भी हो जाएंगे। चलिएगा दोस्तों देखते हैं। पहला है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है, सबसे प्राचीन और पहला यही है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। इसका काम है, इसने क्या है, ये यूएसए की सहायता से बना, अमेरिका की सहायता से लगाया गया भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र। कौन सा है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, और ये सन 1972 में लगाया गया था। इसका काम था महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की लाइट को प्रोवाइड कराना। ये महाराष्ट्र की और गुजरात राज्य है, उन दोनों लाइट को प्रोवाइड कराती है। ये इस परमाणु विद्युत केंद्र का मेन का टारगेट रहा था कि ये महाराष्ट्र की और गुजरात राज्य की, दोनों राज्यों की लाइट को यही डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसकी क्षमता है 160 मेगावाट 2 इकाइयों में लगाया गया है। और जो पर्टिकुलर जो लगा हुआ है वो महाराष्ट्र राज्य में लगा है। अब इसको याद कैसे करते हैं, आपने देखा होगा तारा सिंह किसका नाम था, एक मूवी आई थी गदर, सुना है ना। तो गदर में तारा सिंह सनी देओल का नाम था, तो वो महाराष्ट्र में रहता था। तो महाराष्ट्र समझ लेना, मूवीज का जो इंडस्ट्री एरिया का उसको कहते हैं, बॉलीवुड कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो याद रखना तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, रावतभाटा परमाणु विद्युत केंद्र। जो रावतभाटा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, राजस्थान में। ये तो बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको, क्यों हो जाएगा, क्योंकि राव और रावतभाटा वो एक जगह है राजस्थान में, रावतभाटा। तो वो कहाँ है, राजस्थान में। ये लगाया गया था कनाडा की सहायता से। किसकी सहायता से, कनाडा की सहायता से। अच्छा, इसका जो ये 3 इकाइयों में लगाया गया था, ये 100, 200 और 220 मेगावाट 3 इकाइयों में मेगावाट को प्रोवाइड कराता है। अच्छा, ये एक पहला भारतीय न्यूक्लियर पार्क भी है। न्यूक्लियर जानते हो क्या होता है, न्यूक्लियर भी एक ऐसा वो होता फार्मूला होता है जिसके माध्यम से लाइट को प्रोवाइड किया जाता है। तो न्यूक्लियर भी लाइट को बनाने में बहुत बड़ा सहायक होता है। तो ये भारत का पहला न्यूक्लियर पार्क कौन सा पूछे,
तो है रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र, और ये कहाँ लगा है? राजस्थान में। किसकी सहायता से? कर्नाटक की सहायता से। ये 3 इकाइयों में लाइट प्रोवाइड कराता है 100, 200, 220 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो देखो इसको और इजीली याद करेंगे। देखो पक्कम, अक्कम ऐसे आइटम आते हैं ना, ऐसे वर्ड्स आए हैं किसी जगह के, तो ज़्यादातर वो तमिलनाडु या केरल के होते हैं। तो केरल, इसमें तो केरल तो कहीं है ही नहीं है, केरल में कोई परमाणु विद्युत केंद्र है ही नहीं है। तो ध्यान रखना ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ का है? तमिलनाडु का। और ये कितनी लाइट डिस्ट्रीब्यूट करता है? 220 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र। नरोरा एक जगह है जो कहाँ पड़ती है? बुलंदशहर में। अच्छा ठीक है, और बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। और ये कितनी लाइट बनाता है? 220 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। ये इसकी कितनी लाइट बनाता है? 220 मेगावाट। ये भी 220 बनाता है। ज़्यादातर जितने परमाणु विद्युत केंद्र है 220 मेगावाट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी। ये कहाँ लगाई गई है? ये तमिलनाडु में लगाई गई थी। ये पहली भारत की पायलट परमाणु बिजली घर है। अच्छा ये होता क्या चीज़, इसके बारे में बता देता हूँ। फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पता नहीं होगा आप लोगों को। तो फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि आपको ही पता है भारत है उसमें लाइट बनाने के लिए बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। जैसे कि हम कोयला के माध्यम से लाइट बना सकते हैं या यूरेनियम के माध्यम से। हमारे भारत में यूरेनियम की क्षमता बहुत कम है। अगर यूरेनियम पूरा हम लाइट बनाने में यूज कर देंगे तो हम परमाणु हथियार, आइटम, जो परमाणु बम, ये कहाँ से बनाएंगे? हमें इसको भी देखना होता है। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से क्या होगा, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमने 10 किलो कोयला लिया, उसमें इस टेक्नोलॉजी में डाल दिया। अब इस संयंत्र में डालने के बाद 10 किलो कोयला से मान लीजिए मिनिमम 20 मेगावाट ऊर्जा बनती है। ठीक है, अगर इस संयंत्र का हम प्रयोग करेंगे फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी का, जैसे हम 10 किलो कोयला डालेंगे तो 20 मेगावाट बिजली नहीं बनेगी, बल्कि 80 मेगावाट बिजली बनेगी। इसका ये काम था कि हमारे थोड़े से मात्रा से डालने से किसी पदार्थ कार्बन को ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, और उस ऊर्जा का जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसको हम परमाणु बिजली केंद्र में यूज करते हैं। अब वो क्या है, उससे लाइट आसानी से बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास ऊर्जा बनाने के लिए एक नया सुविधा टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं, जिसके माध्यम से हम ज़्यादा ऊर्जा बना सकते हैं, कम पैसे में ज़्यादा चीज़ हो। तो उसी को कहते हैं फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी। ये भारत का पहला पायलट परमाणु बिजली घर है। ठीक है, और इसी को देखते हुए, ऐसे संयंत्रों को इस टेक्नोलॉजी यूज करते हुए भारत सरकार ने 4 फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी को और लगाने का प्रस्ताव जारी कर दिया है। देखो दोस्तों, हमारा जो भारत है, हमारे भारत में से यूरेनियम की कमी नहीं होती, परंतु क्या हो गया है, हमारे भारत के कुछ राज्यों में जैसे कर्नाटक है, केरल है, उन्हीं राज्यों में यूरेनियम निकलता है। अब मान लीजिएगा हम यूरेनियम पूरा लाइट में लगा देंगे तो हम परमाणु हथियार कहाँ से बनाएंगे? हमारे भारत ने, अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे भारत को एनएसजी एक संगठन होता है, वो यूरेनियम को प्रोवाइड कराता है। एनएसजी में हम अपनी सदस्यता को लेना चाहते हैं, परंतु उसमें 40 देश हैं। उस 40 देशों की माने स्वीकृति होनी चाहिए, तभी उस देश में हम सम्मिलित हो सकते हैं, उस संस्था में सदस्य बन सकते हैं। परंतु उस 40 देश में से एक देश है जिसका नाम है चाइना, जिसको चीन कहते हैं, जो बड़ा पड़ोसी देश है। वो हमारे प्रति थोड़ा कट्टर व्यवहार रखता है, थोड़ा द्वेष भाव रखता है, थोड़ा नहीं बहुत ही रखता है, क्योंकि वो तो चाहता था कि हम बाहर के कुछ इलाके घेर ही लें। उसने अभी प्रस्ताव भी रखा, इसने हाल ही में देखा अक्साई चीन जो भारत का हिस्सा उसको भी घेर रखा है। तो उसने क्या है, रोक लगा दी थी। उसने कहा था उस संस्था के हेडों से, सभी से, कि भारत इसमें सदस्यता नहीं लेगा। अच्छा, अगर भारत सदस्यता नहीं लेगा तो उन्हें क्या, आपको क्या ऐतराज़ है? उन लोगों ने पूछा होगा चीन से, तो चीन ने कहा अगर भारत लेगा तो पाकिस्तान भी लेगा। इसी चक्कर में चीन भी फंस गया है। तो आमिर वो फंस गया इस चीज़ में कि पाकिस्तान से क्या मतलब, तुम्हें पाकिस्तान से क्या मतलब। तो इसी वजह से अब संभावना बनती है नरेंद्र मोदी के माध्यम से, श्री माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के माध्यम से, कि हम एनएसजी में सदस्यता हमें मिल जाएगी। अगर वहाँ से हमें सदस्यता मिलेगी ना, तो हमारे भारत में यूरेनियम की कमी नहीं पड़ेगी। फिर हम वो यूरेनियम मिलेगा ना,
तो वो हम अपने हथियार में लगाएंगे और यहाँ का यूरेनियम होगा या यहाँ का कोयला होगा उसमें बिजली बनाएंगे। तो हमारे पास मतलब हर चीज़ उपलब्ध रहेगा, तो हमारे बिजली बनाने में आसान रहेगी और हथियार में हम मजबूत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलिएगा। इस टॉपिक को कभी भविष्य में आगे चल के बता दूंगा इसके बारे में, कैसे क्या है ये संस्थाओं के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोखरण परमाणु परीक्षण। पोखरण परमाणु परीक्षण क्या है? देखो पोखरण क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। ये राजस्थान में एक जगह पोखरण, वहाँ पे पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। ये कब किया गया था? ये 18 मई 1974 को किया गया था। अच्छा, इसका उस टाइम में एक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जो महान व्यक्तित्व, जो बीजेपी सरकार से थे, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम में जब ये परीक्षण किया गया था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जिन लोगों ने या जिस पर्सन ने इस परीक्षण को किया था वो महान व्यक्तित्व में से महान व्यक्ति हैं। उन जैसा दुनिया में ना कोई होगा, न था, न है, क्योंकि उन्हीं की देन है आज हमारा देश इतना आगे है। नहीं तो हमारे देश के आज कोई पूछता नहीं, और हमारे देश में कितने लोगों ने कब्जा कर लिया होता, जिनका नाम है, जिनको आज हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मेरे बहुत आइडल हैं, मैं उनके लिए उनकी थोड़ी बुक्स भी पढ़ता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ, मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन रहता हूँ। एक अटल बिहारी वाजपेयी नेताओं में बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरे आते हैं मिसाइल मैन हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तीसरे आते हैं बिजनेस मैन में देखो तो रतन टाटा जी मुझे बहुत पसंद है। और आचार में देखोगे या सांस्कृतिक रूप में देखो तो मुझे विवेकानंद जी पसंद है। तो मेरे ये लोग कुछ आइडल माने मैंने, क्योंकि इन्होंने देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ दिया ही है, कुछ लिया नहीं है, ठीक है। तो हम भी, मैं तो देखो मैं मानता हूँ इन जैसा नहीं बन पाऊंगा, परंतु इनके कुछ अच्छे विचारों से मैं अपने जीवन को या इस देश के लिए मुझे जो कर्तव्य है उनको मैं निभा कर सकता हूँ। तो आप लोगों से कहता हूँ कि इन लोगों की चीज़ों को फॉलो करें और प्रयास करें। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पहली बार ये परीक्षण किया था, और ये परीक्षण बहुत ही सटीक और बहुत ही सही तरीके से किया था, क्योंकि उस टाइम में 1974 में हमारे भारत के पास अथॉरिटी नहीं थी ना, अभी तो अब भी अथॉरिटी नहीं है ना, तब अथॉरिटी थी कि हम परमाणु परीक्षण कर सकें। तो हम उस टाइम में और भी देश चाहते थे कि हम भारत पर कब्जा कर लें, और ख़ासकर यहाँ तक कि अमेरिका चाहता था कि भारत इस चीज़ को परीक्षण ना करे। और इस बात की खबर अमेरिका को चल गई कि भारत इस परीक्षण करने वाला है, और इसको पास में हमारा जो देश पड़ता है पाकिस्तान, जो बकलोल है, बुद्धि नहीं है उसके अंदर, परंतु वो ना समझता ना उसके दिमाग में कुछ नहीं आता है, उसे जो करना होता है वो कर लेता है, परंतु उसको ये नहीं पता कि हम किन से भिड़ रहे हैं। भाई आज तक कोई बाप से जीत पाया है? वो चाहता है बाप को भी परास्त करता है। हाँ मानता हूँ बच्चा बाप से आगे निकल सकता है, पर जीत कभी नहीं पाएगा, क्योंकि कभी कभी कहते हैं, बुजुर्ग लोग कह भी गए हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा गुण होते हैं, वो भी व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। तो यही था, पाकिस्तान को जब पता चल गया ना हम परमाणु परीक्षण करने वाले हैं, तो यही खबर उसने अमेरिका को दे दी, और अमेरिका ने उस टाइम 1974 में हमें इस परीक्षण से करने से रोक दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी को मना कर दिया था साफ साफ कि आप परीक्षण नहीं करोगे, और इस चीज़ को लेकर हम भी थोड़े सस्पेंस में रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी और कलाम साहब ने दोनों ने मिलकर आपस में क्या कर लिया, एक मतलब आपस में बैठक की और सामंजस्य इकट्ठा किया। उन्होंने सोचा कि हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे और इस परीक्षण को कर लेंगे। तो उन्होंने एक ऐसी तरीके से टेक्नोलॉजी से, यहाँ तक कि अमेरिका ने हमारे पास सैटेलाइट रख दिए कि हम इसको परीक्षण कर ना पाएँ, जिससे कि उसको पता चल जाए। हमने उसको आंखों में धोखा देकर हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर कलाम साहब ने मिलकर इस परीक्षण को सफल किया, और आज हमारे पास परमाणु हथियार भी है। उन्हीं की देन है ये पहली बार परीक्षण किया गया था। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। इसके बारे में बहुत डीपली बताऊंगा, कभी परमाणु परीक्षण बनाऊंगा, बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, उस पर समझाऊंगा, क्योंकि अभी आ गया तो उसे ओरली बता दिया उसके बारे में मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैगा परमाणु केंद्र, ये कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? का फॉर कैगा, तो का फॉर कर्नाटक। ये कितनी लाइट बनाता है? 220 मेगावाट बनाता है। ये भारत का पहला भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था, बनाया गया था। तो दोस्तों इसको याद करना बहुत ईजी है, एक बार फिर बता देता हूँ। तारापुर कहाँ गए? महाराष्ट्र। आमिर पिक्चर कहाँ बनती है? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र स्थित है। रावतबाड़ा जगह कहाँ है? राजस्थान में, तो राजस्थान है। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कागरा गुजरात, फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी तमिलनाडु,
पोखरण प्रमाण परीक्षण राजस्थान। पोखरण जगह है कहाँ है? राजस्थान में। कैगा काफ और कर्नाटक। तो बहुत ही इजीली तरीके आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि सभी समझदार हैं वैसे तो। और ट्रिक के माध्यम से आप लोग इनको जोड़ना चाहोगे तो आराम से जोड़ के याद भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और है, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। नहीं अच्छी लगी हो कोई बात नहीं, लाइक करो अनलाइक, मुझे इससे कोई चिंता नहीं, ना मुझे कोई टेंशन होती है कि आप लाइक ही करो। ठीक है, आपकी इच्छा है तो लाइक करना, नहीं तो मत करना। एक चीज़ जरूर कर देना, अगर जो बच्चा ग्रुप डी या NTPC या लेखपाल की तैयारी कर रहा है तो इसके लिए विशेषकर ये ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो आप लोग लापरवाही बिल्कुल मत करना। आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, नहीं लगे मत करना, पर वीडियो डेली देखना, क्योंकि जिसके देखने से एक फ़ायदा होगा आप लोगों को। पता है क्या होगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया मैंने, इसमें से एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बोलना अच्छा लगता है, बोल देता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अगर कमियां हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उन चीज़ों को सुधार लूँगा। एक चीज़ और कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब मैं ये नहीं बोलता कि मुझे पब्लिक दीजिएगा या मेरे लिए फेमस है सब्सक्राइब करना या मैं इस चीज़ का आदी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सब्सक्राइब करने से कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता, सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन जाता है। कुछ बच्चों को पता नहीं होता, मोबाइल चला रहे हैं उन्हें पता नहीं रहता कि नोटिफिकेशन भी आता है। सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो बन गई और आप तुरंत देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।